Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 1, The First War of Independence 1857. Students, I hope you will have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till this paragraph we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with economic causes. बेटा हिंदी में अगर हम इकोनॉमिक कॉजेज़ को देखें तो इसका मतलब होता है आर्थिक कारण। बेटा ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और अपनी होम कंट्री को क्या बना रहे थे, रिच बना रहे थे। हमारे ऊपर टैक्स लगाते जा रहे थे और उस टैक्स का 1% भी ये लोग इंडिया के ऊपर खर्च नहीं करते थे। पूरा के पूरा पैसा कहाँ भेज देते थे? अपनी मदर कंट्री इंग्लैंड। चलो यहाँ पर इंग्लैंड का भला हो रहा था, वो भी एक सेकेंडरी थिंग थी। पर एक और बात बेटा, बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या गवर्नर जनरल्स थे बेटा, ये लोग भी बहुत करप्ट हो गए थे। ये भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और अपने आप को रिच बना रहे थे। इन लोगों का स्टेटस भी नवाब की तरह हो गया था। क्लियर है? चलो, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था इस पॉपुलर डिस्कंटेंट का वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा था और करने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिश हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और ये पॉपुलर डिस्कंटेंट का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो किस किस तरीके से हो रहा था, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका शोषण किया जा रहा था। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे इंडियन रिसोर्सेज को अपने खुद के बेनिफिट के लिए। बेटा इन्होंने हमारे एग्रीकल्चरल इंडिया को क्या बना रखा था? इकोनॉमिक कॉलोनी टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन 1750s में होने लग गया था। अब उनकी मशीनों को, फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल। तो उस रॉ मटेरियल की तलाश पूरी होती थी इंडिया में। इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था। ठीक है, तो उन्होंने इसे बना रखा था अपना इकोनॉमिक कॉलोनी, जो ऐसे ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करती थी जो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायर्ड थे इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर हुई बात? चलो, इंडिया को फोर्स किया जाता था कि वो एक्सपोर्ट करे चीपर रेट्स पे, सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल भेजे। किसको? इंग्लैंड को। इंडिया को फोर्स किया जाता था कि वो एक्सपोर्ट करे किसको? इंग्लैंड को। रॉ मटेरियल्स कैसे रेट्स में? चीपर रेट्स में। कौन कौन से रॉ मटेरियल बेटा? कॉटन, रॉ सिल्क। और इनकी डिमांड कहाँ पर थी? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में थी। उन्हें बहुत ज़्यादा अर्जेंटली नीड थी कॉटन की, सिल्क की, तो वो हमसे ले लेते थे, वो भी बहुत सस्ते दामों पर। समझ में आया बात बेटा? इकोनॉमिक रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा जो इंडिया था वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था। इसे इकोनॉमिक कॉलोनी बना रखा था ब्रिटिशर्स ने, जो सर्व करता था इंडिया के जो रॉ मटेरियल थे वो सर्व करते थे इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल नीड्स को। उन्हें चाहिए था कॉटन क्लॉथ बनाने के लिए रॉ कॉटन, सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए सिल्क, वो सारी डिमांड पूरे करते थे हम। ठीक है, और प्लांटेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि इंडिगो, जिसको हम बोलते हैं नील, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला जो नील है ना, वो नील। उन्हें हमसे चाहिए थी टी, तो प्लांटेशन प्रोडक्ट्स की भी इंग्लैंड में बहुत डिमांड थी और प्लांटेशन इंडिया में बहुत मैसिव स्केल पे हो रहा था। इंडिगो टी प्रोड्यूस कराई जा रही थी किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। किससे? इंडियन से। फूड ग्रेन्स की शॉर्ट सप्लाई हो गई। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो उस शॉर्ट सप्लाई को भी पूरा कौन करते थे? हम इंडियंस। क्लियर है? तो हम उन्हें देते थे रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, प्लांटेशन प्रोडक्ट जैसे कि इंडिगो, टी। इन सब के अलावा हम उन्हें फूड ग्रेन्स भी देते थे क्योंकि उसकी शॉर्ट सप्लाई थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में। क्लियर है? और बेटा कंडीशंस इस तरीके की क्रिएट की गई कि भाई जो इंडिया है, इंडिया के लोग हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ब्रिटेन से आया रेडीमेड गुड। ठीक है, भले ही वो कॉटन क्लोथ हो या और कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ा। ऐसी कंडीशंस क्रिएट की गई
ठीक है। और ये गुड जो इंडिया में आता था या तो ड्यूटी फ्री होता था या इस पर नॉमिनल ड्यूटीज़ लगाई जाती थी। हमारा इंडिया का गुड जब इंग्लैंड जाता था तो उस पर भर भर के ड्यूटी लगाई जाती थी, क्योंकि हमारे इंडिया से वो गुड उनकी कंट्री में जा रहा है, तो इसको इतना महंगा कर दिया जाता था इसमें ड्यूटी ऐड कर करके कि इंग्लैंड में कोई इंडिया के गुड को ख़रीदे ही ना। पर इंग्लैंड से गुड इंडिया में जब आता था ना बेटा, तो इसको या तो ड्यूटी फ्री रखा जाता था या इस पर नॉमिनल नाम मात्र की ड्यूटी लगाई जाती थी, जिससे ये इंडिया में कैसा रहे, सस्ता रहे, है ना। इस पर कोई ड्यूटी ही नहीं लगाई जाती थी, जिससे ये इंडिया में सस्ता रहता था और हमारे इंडियन इस सस्ते गुड को ख़रीदते थे। समझ में आई बात। इंडिया को मजबूर किया गया कि वो रेडीमेड गुड को एक्सेप्ट करें जो नॉमिनल ड्यूटी पे या ड्यूटी फ्री इंडिया में मंगाए जा रहे थे, जबकि जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती थी इंग्लैंड में। जो इंडियन हैंडमेड गुड्स थे वो कभी भी इस सस्ते मशीन मेड गुड के साथ कॉम्पीट कर ही नहीं पा रहे थे बेटा। आज भी हम देखते हैं ना, आप लोगों ने हैंडलूम्स की अगर कोई वर्कशॉप देखी होगी या कोई क्या कहते हैं आप देखी होगी, आज की बात कर रही हूँ मैं तो, करंट डेट की, तो आप वहाँ जाके देखेंगे प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, बहुत नहीं बहुत महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव होते हैं, उन पे वर्कर्स दिन रात काम करते हैं, उसे यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हमारा जो हैंडमेड गुड था वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहा था। कम्पीट करना मतलब उसकी तो बेटा जो हमारा इंडियन हैंडमेड गुड्स थे वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे, कंपटीशन में ही नहीं थे, किसके, मशीन मेड गुड्स के, जो कहाँ से आ रहा था, ब्रिटेन से आ रहा था, और उसका प्राइस कैसा होता था, चीप। और इस वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरह रियून कर गई, ख़त्म हो गई। और जो हमारे आर्टिशंस थे जो हैंडमेड गुड्स बनाया करते थे, उनकी इनकम या तो ख़त्म हो गई या रिड्यूस हो गई। ठीक है, चलो उनकी इनकम कम हो गई वो भी ठीक है, उनकी इनकम ख़त्म हो गई ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं थी ना। पर कम इनकम में भी वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे बेटा, तो उन लोगों ने उनकी वर्कशॉप वगैरह बंद की। अब वर्कशॉप वगैरह बंद की तो क्या होगा, वो लेबर की तरह अब कहाँ पर काम करेंगे। वो फैक्ट्रीज़, वो इंडस्ट्री, वो मिल जो कौन रन कर पा रहे होंगे, ब्रिटिशर्स रन कर रहे होंगे, उसमें भी ये लोग काम करेंगे। फिर से ध्यान से सुनो, क्योंकि जो ब्रिटिश गुड्स था उसके सामने हमारे इंडियन इंडस्ट्री कॉम्पीट ही नहीं कर पा रही थी, तो वो पूरी तरह रियून कर गई, कोलैप्स कर गई, जिससे कि जो हमारे आर्टिशंस थे उनकी इनकम कम हो गई या उनकी इनकम ख़त्म हो गई। ठीक है, अब उनके पास एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं थे। जैसे एक वर्कशॉप होती थी उसमें 20-25 लेबर काम करते थे, अब वो सारे लेबर जॉबलेस हो गए। क्लियर है, हमारी लेबर के पास जगह ही नहीं बची जहाँ पर जाके वो काम कर पाए, क्योंकि जहाँ पर काम होता था वो दुकानें, वो वर्कशॉप सारी बंद हो गई थी। बेटा एक और बैड इम्पैक्ट देखना यहाँ पर, दूसरी तरफ क्या हुआ बेटा, जब हम एक्सपोर्ट करने लगे रॉ मटेरियल का और फूड ग्रेन्स का, तो हमारे इंडिया में सरप्लस प्रोड्यूस बचा ही नहीं, क्योंकि जितना भी प्रोड्यूस होता उस सबको हम क्या कर देते, एक्सपोर्ट कर देते। और बेटा सिर्फ सरप्लस प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट नहीं करते थे हम, हमारे लिए बचे या ना बचे ये सेकेंडरी था। आपके प्रोड्यूस का इंग्लैंड जाना बहुत ज़रूरी था, प्रायोरिटी उनको दी जाती थी। तो बेटा अब हमारे पास कुछ सरप्लस बचा ही नहीं था। जब आपके पास सरप्लस ही नहीं होगा तो जो रॉ मटेरियल होंगे उसके प्राइजेस क्या कर जाएंगे, राइज कर जाएंगे। जैसे पहले इंडियन इंडस्ट्री हुआ करती थी और जो इंडियन प्रोड्यूसर हुआ करते थे वो भले ही ए हो, बी हो, सी हो, तो इनका जो प्रोड्यूस होगा वो किसको सप्लाई होता था, इंडियन इंडस्ट्री को सप्लाई होता था। पर अब ये ए, बी, सी किसको सप्लाई कर रहे हैं, इंग्लैंड को सप्लाई कर रहे हैं। तो इंडियन इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, हाउस होल्ड को भी प्रॉब्लम होगी फूड ग्रेन्स की, क्योंकि उन सब के दाम क्या हो चुके होंगे, बढ़ चुके होंगे। तो अब इंडिया में हम देख रहे थे ट्रेड का जो नेचर था वो चेंज होने लग गया था, और इस तरीके से हम देखते थे कि इंडिया से ट्रेड करते करते भी ब्रिटिशर्स इंडिया को क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मतलब इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का एक नया तरीका था, वो था इंडिया का ट्रेड। इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा था इंडिया के साथ ट्रेड करके। हमसे सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल ले लेते, है ना, और फिर हमें फिनिश गुड बेच देते, जिससे हमारी इंडियन इंडस्ट्री का गुड कोई ख़रीदता ही नहीं, वो मार्केट में कॉम्पीट ही नहीं कर पाता। ऑल इन ऑल हमें रॉ मटेरियल महंगा मिलता, फूड ग्रेन की प्राइसेस राइज हो जाती। तो
आप शुरू से लेकर आखिरी तक इस पैराग्राफ को समझोगे, जानोगे तो पता चलेगा कि भाई किस हद तक हमारे साथ बुरा हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेकेंड पॉइंट, जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ। बेटा हमारा पैसा अंग्रेज उनकी कंट्री में ले जा रहे थे, इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। बेटा जब तक बैटल ऑफ प्लासी नहीं हुआ था, 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी, जब तक बैटल ऑफ प्लासी नहीं हुआ था तब तक जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो अपनी कंट्री से गोल्ड लाते थे, सिल्वर लाते थे और हमसे क्या खरीदते थे, कॉटन और सिल्क। फिर से ध्यान से सुनना, जब तक बैटल ऑफ प्लासी नहीं हुआ था अंग्रेज इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर लाते थे और हमसे कॉटन और सिल्क खरीद लेते थे। पर जब उन्होंने बंगाल को जीत लिया तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गोल्ड लाना, सिल्वर लाना इंडिया में बंद कर दिया। बेटा गोल्ड और सिल्वर में जब ट्रेड करते थे तो उसे बोलते हैं बुलियन ट्रेड, है ना, वो अब बंद हो गया। यहाँ पर सिर्फ गोल्ड लिखा है पर वो सिल्वर भी लाते थे। चलो, अब वो हमारे रॉ मटेरियल को ख़रीद रहे थे अपने इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ के लिए, किससे, सरप्लस रेवेन्यूज से। अब जब बैटल ऑफ प्लासी वो जीत गए तो बंगाल के खजाने पे हर किसका कब्जा हो गया, अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज उसी खजाने से, उसी सरप्लस रेवेन्यू से हमारे ही पैसे से हमारे रॉ मटेरियल खरीदते और कहाँ बेच देते, इंग्लैंड बेच देते। आई बात समझ में? पैसे ध्यान से सुनो, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब बंगाल उन्होंने जीत लिया उसके बाद से गोल्ड लाना इंडिया में बंद कर दिया। वो परचेज़ करते थे रॉ मटेरियल पर किससे, सरप्लस रेवेन्यू से। किसके लिए, इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, ये सरप्लस रेवेन्यू कहाँ का हुआ करता था, बंगाल का। और उन्हें प्रॉफिट भी हुआ करता था किससे, ड्यूटी फ्री इंग्लैंड ट्रेड से। वो जो ड्यूटी फ्री इंग्लैंड ट्रेड करते थे उससे भी उन्हें प्रॉफिट हुआ करता था। वो पैसा मिलाकर बंगाल के रेवेन्यू से थोड़ा बहुत जो पैसा बचता था वो मिलाकर ये लोग हमसे गुड खरीद लेते थे, मतलब हमारा ही पैसा हमारा ही गुड। ये इंडिया में ट्रेड करते थे जिसे हम क्या कहते हैं, इनलैंड ट्रेड। वो भी कैसा करते थे, ड्यूटी फ्री। ये लोग बेचारे ड्यूटी देते नहीं थे, हमारे इंडियन ट्रेडर ड्यूटी देते थे तो इनका गुड ज़्यादा बिकता था, इन्हें ड्यूटी भी नहीं देना पड़ता था। तो ये जो प्रॉफिट बचता वो बंगाल की सरप्लस रेवेन्यू से प्रॉफिट बचता वो इन दोनों से मिलाकर ये हमारा ही रॉ मटेरियल हमसे ही खरीद लेते थे। क्लियर है? इस तरीके से इन्होंने प्लंडर करना स्टार्ट किया इंडिया को। प्लंडरिंग मतलब लूटना। किसको लूटना चालू किया इन्होंने, इंडिया को, इंडिया के रॉ मटेरियल को, इंडिया के रिसोर्सेज को, इंडिया के वेल्थ को। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी वेल्थ को, हमारे रिसोर्सेज को, हमारे रॉ मटेरियल को सबको लूट रहे थे, प्लंडर कर रहे थे। और ये जो ट्रांसफ़र हो रहा था वेल्थ का इंडिया से इंग्लैंड की तरफ, ठीक है, जिसका कोई इकोनॉमिक रिटर्न हमारे इंडिया को नहीं मिल रहा था, इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे हैं ये 3 लाइन में, आप लोग लर्न कर ले व्हाट डू मीन बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ। द ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, इंडिया से इंग्लैंड वेल्थ का जाना, फॉर विच, जिसके लिए इंडिया को कोई प्रपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिल रहा था। आज मैं बैंक से में एफडी बनाती हूँ, मुझे इंटरेस्ट मिलता है, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस मिलता है, पर ये जो पैसा इंग्लैंड जा रहा था इसका कोई प्रपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न इंडिया को मिल ही नहीं रहा था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और बेटा ये जो ड्रेन था इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, इसको फटाफट से देख लो, ये याद करने की चीज़ है। इस ड्रेन में आती थी अंग्रेज़ों की सैलरी, उनकी इनकम, उनकी सेविंग, जितने भी इंग्लिश मैन थे उनकी सैलरी, इनकम और सेविंग, ये भी ड्रेन का ही पार्ट था। दूसरा जो ब्रिटिश एक्सपेंडिचर कर रहे थे मिलिट्री गुड्स को ख़रीदने के लिए, वो भी ड्रेन का पार्ट है। जो बड़े बड़े ऑफिस बना रहे थे वो भी ड्रेन का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन डेट, ये भी ड्रेन का पार्ट है। और जो भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर किया जा रहा था आर्मी में, ये सब ड्रेन में इंक्लूडेड होता था। अब बेटा अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड हैंडीक्राफ्ट्स। बेटा हमारे हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स ब्रिटिश गुड्स के सामने, मशीन मेड गुड्स के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योगों का भी धीरे धीरे करके डीके होने लग गया था। पहले हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड थी ब्रिटेन में। हमारा कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड में था। पर अंग्रेज़ों ने एक टाइम ऐसा ला दिया कि कुछ प्रोडक्ट्स तो हमारे बैन ही कर दिए कि ये इंग्लैंड में आएंगे ही नहीं, इंडियन प्रोडक्ट्स, कैलिको एक्ट के थ्रू। दूसरा इन्होंने क्या किया कि हमारे प्रोडक्ट पे इतनी हैवी ड्यूटी लगाई कि वो इतना महंगा हो गया कि ब्रिटेन में उसे किसी ने परचेस ही नहीं किया। हैवी ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी इंडियन सिल्क पर, कॉटन टेक्सटाइल पर,
कहाँ पर, ब्रिटेन में, जिससे डिस्ट्रॉय हुई हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़, पूरी तरह ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ जो ब्रिटेन के गुड्स थे उन्हें इम्पोर्ट किया जाता था बहुत ही नॉमिनल ड्यूटी पे और कभी कभी ड्यूटी फ्री। तो इस वजह से हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कोई डायरेक्शन ही नहीं दिख रही थी। भाई हमारा गुड बाहर भेज नहीं सकते, बाहर से इतना सस्ता गुड आ रहा है कि इंडिया में कोई हमारे गुड को ख़रीद नहीं रहा है। बेटा जब मिडिल 19th सेंचुरी थी, मतलब 1850s 1860s का टाइम जो चल रहा था, मिड 19th सेंचुरी की बात करें तो हम 1850s की बात कर रहे हैं, 1860s की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो एक्सपोर्ट था कॉटन और सिल्क गुड्स का, वो प्रैक्टिकली सीज कर दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। वो हमारे कॉटन गुड्स को, सिल्क गुड्स को इंग्लैंड में बिकने ही नहीं दे रहे थे। उसके एक्सपोर्ट को ही लगभग उन्होंने क्या करा दिया था, बंद। अब क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ गुड्स फॉरेन मार्केट्स में जा ही नहीं रहा है, इंग्लैंड जा ही नहीं रहा है, तो तुम गुड्स बनाना कंटिन्यू रखोगे क्या, नहीं रख पाओगे। तो फिर से ध्यान से सुनो, 19th सेंचुरी के मिडल तक जो हमारे कॉटन और सिल्क गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा था वो प्रैक्टिकली सीज कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने मना कर दिया कि अब इंडिया से गुड यहाँ आना ही नहीं चाहिए। तो बेटा जो स्पिनिंग का आर्ट था, जो वीविंग का आर्ट था, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से आर्टिशंस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था, अब उनकी एम्प्लॉयमेंट तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब आपके गुड को कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो आप उसको बना बना के कैसे रखोगे। कोई भी प्रोड्यूसर कंटिन्यू अपने प्रोडक्शन को तभी रख पाएगा जब उसका प्रोडक्शन सोल्ड आउट होगा, बिकेगा। अब बिकेगा ही नहीं तो वो बेचारा प्रॉफिट मार्जिन कैसे लाएगा, रॉ मटेरियल की परचेस के लिए पैसा कहाँ से लाएगा। और बेटा हमारे जो आर्टिशंस थे उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी मिजरी, उनकी दयनीयता और बढ़ गई। जो मिजरी थी आर्टिशंस की वो फर्दर कंपाउंडेड हो गई जब ट्रेडिशनल पैटर्न जो उन्हें मिला हुआ था, जैसे कुछ ज़मींदार थे, चीफ थे, प्रिंसेस थे, जो उन्हीं से कपड़े बनवाते थे, ठीक है, उन्हें संरक्षण में रखा था कि आप मेरे लिए यूनिक क्लोथ्स बनाओ, आप अपनी जीविका की चिंता मत करो। उनका पैटर्न भी ख़त्म हो गया क्योंकि अब प्रिंसेस के पास, चीफ्स के पास, ज़मींदार के पास उतनी पावर ही नहीं बची कि वो इतने सारे लोगों को अपने राज्य में रख सकें और उन्हें प्रॉपरली पे कर पाएँ। बेटा अब हम 4th पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो है इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री। हमारे किसानों का भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति भी दिन पे दिन ख़राब होती गई। बेटा ब्रिटिशर्स की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो सच में इतनी ख़राब थी कि हमारे किसान सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे थे। आमिर खान की एक मूवी है जिसका नाम है लगान। जब आप उस मूवी को ही देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कितनी ख़राब थी। जो पीजेंट्स थे वो बहुत असंतोष में थे, किसको लेकर के, ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को लेकर के, और साथ ही साथ उनकी ज़मीन भी उनसे छीन ली जा रही थी। उनकी ज़मीनों का भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा था। वो ज़मीन जो उनके लिए सिर्फ ज़मीन नहीं होती है, माँ के समान होती है, वो ज़मीन भी उनसे छीन ली जा रही थी। तो जो हमारे किसान थे उनके मन में जो असंतोष था वो 2 चीज़ों को लेकर था। पहला तो ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, दूसरा उनकी ज़मीनों का लॉस। ये हमारे किसान ही थे बेटा जो हैवी बर्डन उठा रहे थे टैक्सेस का, क्योंकि पहले तो टिस्को, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती ही नहीं थी जिनके ऊपर सरकार टैक्स लगा दे, है ना। तो अंग्रेज़ों को लगता था सारा टैक्स सिर्फ किसानों पे ही लगा देना है, जिससे हमारा रेवेन्यू आता रहे, हमारा ख़जाना भरा रहे और हम इसको ऊटपटांग तरीके से खर्चा करते रहे। तो वो हमारे किसान ही थे बेटा जो टैक्स के हैवी बर्डन को बियर करे हुए थे और कंपनी के ट्रेड के लिए पैसा प्रोवाइड कर रहे थे। कंपनी जो इतना वाइडर स्केल पे ट्रेड कर पा रही थी तो वो इसीलिए कर पा रही थी क्योंकि किसान से वो भर भर के लैंड रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, ले रही थी। उनके एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट, उनके वॉर का कॉस्ट, जो ब्रिटिश एक्सपांशन हो रहा था इंडिया में वो वॉर के थ्रू हो रहा था, तो वो युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी कहाँ से आ रहा था, किसानों के लगान से। एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है उसका खर्चा भी कहाँ से आ रहा था, लगान से। जिससे बंगाल में जो लैंड रेवेन्यू थे उन्हें डबल कर दिया गया, ठीक है। मुगल्स जितना अमाउंट कलेक्ट करते थे उसका 2 गुना अमाउंट कलेक्ट करने लग गए कौन, अंग्रेज। और इसका एक पार्ट भी वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे या कल्टीवेटर्स के वेलफेयर के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। कल्टीवेटर्स के वेलफेयर पे खर्चा करने का मतलब इरिगेशन कैनाल्स दे देना, वेल डिग करा देना, पर वो अंग्रेज ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे। बस वो तो लगान डबल कर चुके थे, टैक्सेस के अमाउंट को डबल कर चुके थे, पर उसका सिंगल हिस्सा भी वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, कल्टीवेटर के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए खर्चा
नहीं करते थे। बेटा जैसे जैसे लैंड रेवेन्यू बढ़ता जाता वैसे वैसे हमारा किसान उसे पे करने में सक्षम ना रहता, है ना। जब अमाउंट इस हद तक बढ़ जाएगा तो कैसे वो पे कर पाएगा, वो अनेबल होता, उसको पे ही नहीं कर पाता और अल्टीमेटली वो इंडेटनेस में फंस जाता, कर्जे की ऐसी साइकिल में फंस जाता कि उस कर्जे को चुकाने के लिए उसको अपनी ज़मीनों को ही बेचना पड़ता। जो ट्रेडिशनल ज़मींदार थे अब उन्हें रिप्लेस कर दिया था किसने, मर्चेंट्स ने, मनी लैंडर्स ने। पहले जो ज़मींदार हुआ करता था, खैर क्रूअल तो वो भी हुआ करता था, पर वो कई कई जगह थोड़ा सा काम आ जाता था किसानों के। पर अब ज़मींदार की पोजीशन किसने ले ली है, मर्चेंट्स ने ले ली है, मनी लैंडर्स ने ले ली है। तो ये लोग और ज़्यादा क्रूएल हो गए हैं। जो न्यू लैंड ओनर्स थे उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं था, वो किसानों के लिए सोचते ही नहीं थे, ठीक है। बस अपने रेंट को बढ़ाए जा रहे, वो भी एक्स ऑर्बिटेंट लेवल मतलब जो लेवल हो सकता है हाईएस्ट उससे भी ऊपर, हाईएस्ट बहुत ज़्यादा वो लोग रेंट बढ़ाए जा रहे थे। और वो टीनेंट जो रेंट पे नहीं कर पाता था उसको उसकी ज़मीन से एविक्ट कर दिया जाता था। एविक्ट कर दिया मतलब हटा देना या निकाल देना। पहली बात तो रेंट इतना ज़्यादा था, किराया इतना ज़्यादा हुआ करता था ज़मीनों का कि बेचारा रेंट पे ही नहीं कर पाएगा। अब रेंट पे नहीं कर पाओगे तो उसको आप उसकी ज़मीनों से हटा दोगे, निकाल दोगे, जब वो रेंट को पे नहीं कर पाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा रेंट किसका, बेटा अंग्रेज़ों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जिससे कि अगर आप छोटे मोटे किसान हों तो अब आपकी ज़मीन आपकी नहीं है, वो ज़मीन ज़मींदार की हो जाएगी। और वो नया ज़मींदार कौन होगा, मर्चेंट और मनी लेंडर। अब आपको आपकी ज़मीन, खुद की ज़मीन पे खेती करने के लिए किराया देना पड़ेगा, किसको, मनी लेंडर को, लैंड ऑनर को, मर्चेंट को, जो कि अब नए लैंड ऑनर बन चुके थे, है ना। तो जब आप इनको किराया दोगे, छोटा मोटा किराया तो आप इजीली दे दो, पर अब किराया इतना बढ़ा दिया कि आप किराया दे नहीं पा रहे हो, आप किराया नहीं दे पा रहे हो तो वो आपकी ज़मीनों से आपको निकाल देगा। और बेटा ये जो इकोनॉमिक डिक्लाइन, जो आर्थिक स्थिति में खराबी आ रही थी किसानों के, उसकी वजह से कल्टीवेशन पे भी फ़र्क पड़ रहा था, अफेक्ट पड़ रहा था। अब कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं होगा, प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं आएगी, तो उसकी वजह से क्या हो रही थी, फेमाइन्स आ रही थी। फेमाइन का मतलब क्या होता है, जब लोग खाने पीने की कमी से मरने लगे, भुखमरी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, फेमाइन्स। तो बहुत सारी फेमाइन्स हैं क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बराबर नहीं हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा जो ट्रेडिशनल रूलर्स हुआ करते थे वो फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे स्कॉलर्स को, प्रीचर्स को, मैन ऑफ आर्ट्स को। राजा के कोर्ट में म्यूजिशियन होते थे, डांसर्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे, मतलब मौलवी भी होते थे, पंडित्स भी होते थे, एस्ट्रोलॉजर होते थे। तो अब इन सबको जो फाइनेंशियल सपोर्ट किंग दे रहा होता था वो नहीं देगा, क्योंकि अब उसकी किंगशिप ही नहीं रही है, वो राजा ही नहीं रहा, तो वो कैसे देगा बेचारा। बहुत सारे ज़मींदार वगैरह थे, इन लोगों ने भी बहुत सारा पैटर्न दिया हुआ था लोगों को, अब उन सबका पैटर्न छीन लिया जाएगा क्योंकि ज़मींदार से उसकी ज़मींदारी ही छीन ली गई है। द कमिंग ऑफ द, जैसे जैसे ब्रिटिश इंडिया का एक के बाद एक पार्ट जीतते गए, रूलर्स को अपने किंगडम से हाथ धोना पड़ा। अब रूलर्स ही नहीं रहा, उसकी किंगडम नहीं रही तो पैट्रनेज भी ख़त्म हो जाएगा। रूलर होता तो उसके कोर्ट में एक डांसर, एक म्यूजिशियन होता, अब रूलर ही नहीं रहा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो जितने भी लोग जो डिपेंड करते थे पैट्रनेज पे, अब वो इम्पावरिश हो जाएंगे, गरीब से और गरीब बन जाएंगे। इम्पावरिश्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जिस स्थिति में आज आप हो उससे आपकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब होने वाली हो, तो इसको क्या कहते हैं, इम्पावरिश्ड। बेटा दूसरी बात, एक राजा के कोर्ट में म्यूजिशियन डांसर तो रहते ही थे, साथ में उसकी आर्मी हुआ करती थी, 500-600 सैनिकों की, 1000 सैनिकों की आर्मी तो उसके पास हो गया। अब राजा का राजपाट ही नहीं रहेगा तो क्या उसके पास आर्मी रहेगी, नहीं। तो वो 600-700 लोग भी बेचारे क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्लियर है। तो जो नेटिव स्टेट्स हुआ करते थे जब उन्हें एनेक्स कर लिया ब्रिटिश डोमिनियन ने, तो जो हज़ारों सोल्जर हुआ करते थे उनकी जॉब चली गई, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनकी जॉब चली गई, मिलिट्री और जुडिशियल पोस्ट अनएम्प्लॉयड हो में जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। मतलब जब अंग्रेज़ों ने राजा के राज्य को हथिया लिया तो उसके राज्य में जितने सैनिक थे वो अनएम्प्लॉयड, जितने ऑफिशियल थे वो अनएम्प्लॉयड, जो जुडिशियल पोस्ट थी, मिलिट्री की बड़ी बड़ी पोस्ट थी, उनमें जो लोग काम कर रहे थे वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ ऐसी थी कि वो इंडियंस को जितनी भी हाई पोस्ट हुआ करती थी उससे एक्सक्लूड कर देते थे, ठीक है। तब से तो हाई पोस्ट के लिए सिर्फ कौन बने थे, इंग्लिश की जितनी भी हाई पोस्ट होंगी उस पर कौन रहेंगे, इंग्लिश, इसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑल दीज पीपल बिकेम बिटर एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जितने भी लोग थे जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जैसे मिलिट्री पर्सनल,
जुडिशल पोस्ट के, जो हाई पोस्ट के व्यक्ति थे, इंडियन कोर्ट में जो ऑफिशियल्स थे, वो अब इन सब की जॉब्स चली गई है, तो ये अंग्रेज़ों के बिटर एनिमी बन जाएंगे, क्योंकि ये अब लाइवलीहुड के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, इनकी फैमिली सफ़र कर रही है, तो एक अंदर से बहुत गुस्सा है इनको ब्रिटिशर्स के लिए। नेक्स्ट 6 पॉइंट है इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर। इंडिगो का मतलब क्या होता है बेटा? नील। नील कोई भी किसान बोना नहीं चाहता है, क्योंकि नील की जो जड़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा डेप्थ तक चली जाती हैं कि सारे न्यूट्रिशन को बहा कर ले आती हैं। एक बार सारा न्यूट्रिशन इस ज़मीन से निकल गया तो क्या आप इस पर राइस और व्हीट कल्टीवेट कर पाओगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और बेटा और तो और एक काम और होता था कि आपको प्रॉमिस किया जाता था कि आप इंडिगो कल्टीवेट करो, आपको एट दी एंड इतना पैसा दिया जाएगा। उतना पैसा भी नहीं दिया जाता था। खेत हमारे बंजर हो रहे हैं, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं इंडिगो ग्रो करने की वजह से, वो एक हमारा लॉस। हमें जो प्रॉफिट देने का बात की गई थी, जो पैसा देने का बात किया था, अब हमें वो भी नहीं मिल रहा है। तो ड्यूअल लॉसेस देखे किसने? जो किसान इंडिगो कल्टीवेट करने को रेडी हो गए उन्होंने। इंडिगो ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल था ब्रिटिशर्स के लिए, पर जो कंडीशंस थी पीजेंट्स की, जो इंडिगो ग्रो कर रहे थे, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन थी। उन्हें ह्यूमन भी नहीं समझा जा रहा था, बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। जो पीजेंट्स थे उन्हें फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि आपको इंडिगो कल्टीवेट करना ही है, और उस फील्ड पे कल्टीवेट करना है, जिसको चूज़ कौन करेंगे? ब्रिटिश प्लांटर्स। तो मतलब ब्रिटिश प्लांटर्स जो इतने होशियार थे, वो हमारी ज़मीन के सबसे अच्छे पार्ट को चूज़ कर लेते थे कि भाई यहाँ इंडिगो ग्रो करो। अगर उन्होंने इंडिगो को कहीं और ग्रो किया तो उनकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, और उनके जो कैटल्स, जो जानवर होते थे, जो सेकेंडरी इनकम का काम करते थे हमारे किसानों के लिए, उन्हें ले जाते थे अंग्रेज पनिशमेंट के तौर पे। फिर से ध्यान से सुनो, जो इंडिगो का ट्रेड था, नील की जो व्यापार था, वो बहुत प्रॉफिटेबल था ब्रिटिशर्स के लिए, पर जो कंडीशंस थी अंडर पीजेंट्स जिनमें किसान काम कर रहा था, वो बहुत ही इनह्यूमन थी। जो किसान थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप नील को ग्रो करो अपनी फील्ड पे, और उस फील्ड पे जिसको ब्रिटिश प्लांटर्स सेलेक्ट करेंगे। अब बेटा हमारे किसान को उसी जगह पे इंडिगो को प्लांट करना है जो ब्रिटिश प्लांटर्स ने सेलेक्ट की है। अगर हमारा किसान इंडिगो को प्लांट कर दे किसी और जगह पे, तो उसकी क्रॉप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, और उसके जो कैटल, जो जानवर होते थे, गाय, बैल, भैंस, बकरी, उन्हें पनिशमेंट के तौर पे ले जाते थे कौन? अंग्रेज। देखो, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सेकेंडरी इनकम का साधन होता है किसान के लिए। कुछ नहीं तो कम से कम वो अपने बच्चों को दूध तो दे पाता होता है, मिल्क तो सप्लाई रहती थी उसके घर में, पर अब उन्हें भी ले जाते थे कौन? अंग्रेज। अगर वो किसी और ज़मीन पे खेती कर देते थे, किसकी? नील की। वजह कि उस जगह जो किसने सेलेक्ट की थी? ब्रिटिश प्लांटर्स ने। अब किसान ऐसा क्यों करता था बेटा? क्योंकि किसान को लगता था यार ये ज़मीन अच्छी है, इस पर गेहूँ चावल अच्छा हो सकता है, मैं इसको बंजर क्यों बनाऊँ? पर उसकी मजबूरी थी कि उसे उसी खेती पे काम करना पड़ेगा जो किसने सेलेक्ट की थी? ब्रिटिश प्लांटर्स ने। पावर्टी एंड फेमाइन, गरीबी और भुखमरी। जो ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, उसने हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्री का तो पूरी तरह डीके कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। हाई टैक्सेस लगाए जा रहे थे हमारे ऊपर, हमारे पैसे को वो इंग्लैंड ले जा रहे थे। एग्रीकल्चर में एक तरीके से स्टैग्नेशन आ गया था, ठहराव आ गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं रही थी। जो गरीब किसान थे उनको शोषित किया जा रहा था, ठीक है, और बेचारों को एक्सट्रीम पॉवर्टी में लाकर खड़ा कर दिया था। किसान और ज़्यादा गरीब हो गए थे। जो भुखमरी होती बेटा, ये जो फेमाइंस बार बार आ रही थी, अकाल जो बार बार पड़ रहा था, भूख से जो लोगों की डेथ कंटिन्यू होते जा रही थी, इससे हमारी कंट्री को बहुत नुकसान हुआ। रेवेज करने का मतलब क्या होता है? नुकसान होना। कब हुआ बेटा? 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। तो 19वीं सेंचुरी का सेकेंड हाफ बोले तो 1850s का जो टाइम होगा, 1860s का जो टाइम होगा, इसे क्या कहेंगे? सेकेंड हाफ ऑफ 19वीं सेंचुरी। 4 फेमाइंस आई जो कि मेजर थी, और बहुत सारी न्यूमरस माइनर फेमाइंस थी। 4 मेजर फेमाइन थी और बहुत सारी छोटे छोटे फेमाइंस आई 1765 से लेकर के 1857 तक, ठीक है। जो बार बार फेमाइन आ रही थी, उससे भी हमारी कंट्री का बहुत नुकसान हो रहा था। 4 मेजर फेमाइन थी और बहुत सारी माइनर फेमाइंस आई 1765 से 1857 तक, ठीक है। और बेटा ये फेमाइंस किसका रिजल्ट थी? ये फेमाइंस क्यों आ रही थी? भूख से लोग क्यों मर रहे थे? कई बार सूखा पड़ जाता,
कई बार दूसरी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती, कई बार बैड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। बेटा जो मुगल्स के टाइम पे और दूसरे हमारे जो हिंदू रूलर्स हुआ करते थे उनके टाइम पे अगर कभी ड्राउट आ जाती तो हमें टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, फ्लड आ जाता था तो टैक्सेस देने नहीं पड़ते थे। पर अंग्रेज ऐसे नहीं थे, ड्राउट हो, फ्लड हो, कुछ भी बात हो, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो हमारे किसानों की कंडीशन और ख़राब होती जा रही थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल भी मतलब नहीं रखती थी इस बात से कि किसानों की कंडीशन क्या है, ना ही तो वो कुछ भी ऐसा काम करने को रेडी थी जिससे कि हमारे किसानों की कंडीशन में थोड़ा बहुत सुधार आए या उनकी मिज़री, उनकी दयनीयता थोड़ी सी कम हो जाए। तो बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, बैड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से फेमाइंस आ रही थी। पर फेमाइंस के टाइम पे सरकार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, भाई फ्री में अनाज दे दे, टैक्सेस ना ले। पर अंग्रेज ऐसा कुछ भी नहीं करे थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कुछ भी नहीं किया जिससे कि लोगों की जो दयनीयता है वो कम हो जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी जिसमें तौलकदार आते थे, ज़मींदार आते थे, हेरिडेटरी लैंड ऑनर्स आते थे, अब उनसे भी उनके स्टेट्स छीने जाने लगे, उन्हें भी डिप्राइव किया गया, उनके स्टेट्स उनसे लिए गए। और बेटा एक इनाम कमीशन बनाई गई कब, 1852 में। और इनाम कमीशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए गए जिनको बनाया इसलिए गया था कि जो अंग्रेज़ हैं वो तौलकदारों की ज़मीनों को, लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनों को अपने कंट्रोल में कर लें। तो इनाम कमीशन के 1852 में जो इनाम कमीशन आई उसके कुछ प्रोविज़न्स ऐसे थे जिनके अकॉर्डिंग 20,000 एस्टेट्स जो थे उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया। किसने? अंग्रेज़ों ने। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली किसकी ज़मीन? लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन, तौलकदार की ज़मीन। और कितने ऐसे स्टेट्स? 20,000 स्टेट्स को उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। 20,000 स्टेट्स पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। किस बिना पर? कि भाई आप इनके टाइटल डीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। बेटा लिखा पढ़ी कागज़ आज हमारे लोग नहीं दे पा रहे हैं इंडिया में, तो आज से क्या 200 साल पहले सबके कागज़ पत्थर होंगे? मतलब टाइटल डीड्स होंगे। टाइटल डीड्स मतलब जैसे आज हम बोलते हैं ना हमारे घर की रजिस्ट्री, हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री, वैसे रजिस्ट्री वगैरह की डिमांड कर रहे थे, टाइटल डीड्स की डिमांड कर रहे थे। कौन? अंग्रेज। कि भाई आप हमें एविडेंस दो कि ये ज़मीन आपकी है, अगर ये ज़मीन आपकी नहीं तो टाइटल डीड्स अगर आपके पास नहीं है तो ये ज़मीन हम ले लेंगे। तो वो ज़मीनों को अंग्रेज़ों ने अपने कंट्रोल में कर लिया और ये जो जब्त की गई ज़मीन थी इसको उन्होंने पब्लिक ऑक्शन में हाईएस्ट बिडर को बेच दिया। ऐसे स्टेट्स यूजुअली कौन परचेज़ करते थे? जो ऑक्शन में मतलब बोली लगा के जो बेचे जा रही थी ज़मीन जो अंग्रेज़ों ने जब्त की थी उसे ख़रीदते कौन थे? मर्चेंट्स और मनी लैंडर्स। ठीक है, वो मर्चेंट्स, वो मनी लेंडर्स जो बेचारे किसानों की, टीनेंट्स की नीड को समझ ही नहीं पाते थे, वो तो बस उन्हें क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे। फिर से ध्यान से सुनो, जो जब्त की हुई थी ज़मीन थी उसे पब्लिक ऑप्शन में, जैसे हम बोलते हैं ना बोली लगाना, उसमें बेच दिया जाता था किसको? हाईएस्ट बिडर को। ऐसे स्टेट्स यूजुअली परचेज़ करने वाले कौन होते थे? मर्चेंट्स और मनी लेंडर, जो किसानों की मतलब जो टीनेंट्स हैं जो ज़मीन पे काम करेंगे उसकी नीड को समझते ही नहीं थे और उन्हें शोषित करते थे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी, तौलकदार, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स, वो भी काय का शिकार हुए, गरीबी का शिकार हुए और इसका कोई बेनिफिट पीजेंट्री को नहीं मिला। अगर कोई इस हेडिंग को पढ़े तो उसको लगेगा कि यार वाह, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का डिक्लाइन हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं पीजेंट्री का फ़ायदा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी गरीब तो हुई पर इससे ये पीजेंट्री का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। वो तो बेचारे सफ़र करते रहे अंडर द वेट ऑफ एक्सॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू। उनसे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेंट कलेक्ट किया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस यही हुआ कि पहले ऑनर ए था अब ऑनर बी हो गया, पहले ऑनर राम हुआ करता था अब श्याम हो गया। उनके जीवन में कोई फ़र्क नहीं आया। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के ख़त्म होने से जिस भी व्यक्ति को लग रहा होगा कि भाई अब किसानों का भला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले ऑनर कोई और था, अब तो ऑनर मर्चेंट्स और मनी लेंडर बन गए जिनको हमारे सुख दुख से लेना देना कोई नहीं था। वो तो भारी भरकम किराया हमारे ऊपर लगाते, हम किराया नहीं दे पाते तो वो हमें ज़मीनों से निकाल देते। बेटा अब हम मिलिट्री कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, सैन्य कारणों को डिस्कस करेंगे, सेना से जुड़े हुए कारणों को देखेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन सोल्जर्स के एटीट्यूड में चेंज को। एक दिन में, एक रात में इंडियन सोल्जर्स का एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ बेटा कंपनी के ख़िलाफ़।
बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स की मेंटालिटी में चेंज आया। किसके रिगार्ड्स में? कंपनी के रिगार्ड्स में। एक दो कारण नहीं बेटा, बहुत सारे कारण थे। पहला तो इंडियन सोल्जर्स की सैलरी कम होती थी, इन्हें कम कैपेबल समझा जाता था, इन्हें हाईएस्ट रैंक तक पहुंचने नहीं दिया जाता था, इन्हें कभी भी लड़ने इधर उधर पहुंचा दिया जाता था। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। बेटा ये जो इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, ये इंडियन सोल्जर्स की हेल्प से ही एस्टेब्लिश हुआ था। तो मुझे लगता था कि इंग्लैंड में इतने सैनिक होंगे भी कि वो इंडिया में ला पाए इतने सारे सैनिकों को। नहीं, तो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे जिनकी हेल्प से ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था, है ना। कंपनी ने अपना राजपाट यहाँ पर स्थापित किया था। ये फैक्ट जानने के बाद भी कि इंडियन सोल्जर्स इतने कैपेबल हैं जो आपके एम्पायर को यहाँ पर एस्टेब्लिश करा सकते हैं, इसके बाद भी इंडियन सोल्जर्स को एफिशिएंट नहीं समझा जाता था। इतना सब कुछ करके देने के बावजूद भी इंडियन सोल्जर्स को एफिशिएंट, कुशल नहीं माना जाता था। किसकी तरह? ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स की तरह। अंग्रेज़ों के दिमाग में तो यही था ईस्ट इंडिया कंपनी कि हमारे जो सोल्जर्स हैं बस वही लायक हैं और ये इंडियन सोल्जर्स तो नालायक हैं। देवर परली पैड, इनकी सैलरी कम होती थी, इन्हें खाने पीने को प्रॉपर नहीं दिया जाता था, घर इनके बहुत गंदे हुआ करते थे। ब्रिटिश मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो थीं वो हमारे इंडियंस को कहती थी कि आप लोग कलावा नहीं बांध सकते, अगर कोई सिख होगा तो उसको बोलेंगे आप ये टर्बन नहीं रख सकते थे, आप कड़ा नहीं पहन सकते थे। मतलब हमारे सिपाहियों से कहा जाता था कि आप कोई भी सेक्ट्रियन मार्क को अपने साथ कैरी नहीं करेंगे, ना ही तो आपकी बियर्ड होनी चाहिए, ना ही टर्बन होनी चाहिए, नहीं तो दाढ़ी रखो, ना ही तो पगड़ी बांधो। मतलब आपको देखकर कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो, ठीक है। इवन वो ब्रिटिश सिपाहियों के सेंटिमेंट्स को भी डिसरिगार्ड करते थे। अगर आपसे कोई बोल दे कि आप कलावा मत बांधो, बिंदी मत लगाओ, चूड़ी मत पहनो, आप बुर्का मत पहनो, तो वैसी बात है वो किसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं? आपके सेंटिमेंट को। तो हमारे सिपाहियों के सेंटिमेंट को भी डिसरिगार्ड किया जाता था। इसके बाद एक और बहुत प्यारा सा एक्ट आया जिसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। एक ट्रेडिशनल बिलीफ हुआ करता था बेटा, एक टैबू था कि अगर कोई ब्राह्मण सी को क्रॉस करेगा तो उसका धर्म बदल जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशनल बिलीफ इट वॉज अ टैबू फॉर अ ब्राह्मण टू क्रॉस अ सी, कि भाई उसे सी क्रॉस नहीं करना है, और अगर वो सी क्रॉस करेगा तो उसका धर्म बदल जाएगा। ये टैबू हुआ करता था। पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि अगर आप इंडियन सोल्जर हैं, आप एज अ इंडियन सोल्जर ज्वाइन करते हैं तो आप मुंह बंद रखें। आप कभी भी ये ना बोलें मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सी को क्रॉस करूँगा तो मेरा धर्म बदल जाएगा। ये सब फालतू बातें हमें नहीं चाहिए। अगर आप एक बार एनरोल होते हैं एज इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी तो आपको कभी भी ओवरसीज़ भेज दिया जाएगा और आपको चुपचाप जाना पड़ेगा, ठीक है। और इस एक्ट के पास होने के बाद जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके सेंटिमेंट को कभी भी ध्यान में नहीं रखा गया। जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे वो देखते थे कि भाई ये तो हमारी कास्ट के ऊपर हमला है। द इंडियन सोल्जर्स सॉ इन दिस आर डेंजर ऑफ देयर कास्ट, कि भाई ये तो सीधे सीधे हमारी जात पे हमला किया जा रहा है, हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। इस वजह से ब्राह्मण सोल्जर्स के मन में भी एक रिसेंटमेंट था। तो ब्राह्मण सोल्जर क्या समझते थे बेटा, ये तो सीधे हमारे धर्म के ऊपर प्रहार है, हमारी जात के ऊपर प्रहार है, और इसी वजह से उनके मन में नाराज़गी थी किसको लेकर के, कंपनी को लेकर के। नेक्स्ट, लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी। बेटा जो नंबर था ब्रिटिश ट्रूप्स का वो कभी भी इतना नहीं था जितना इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, ठीक है। मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स कम, इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा हुआ करते थे। कई जगह तो ये प्रोपोर्शन इतना कम हुआ करता था कि 4000 इंडियन सोल्जर पे एक ब्रिटिश सोल्जर हुआ करता था, ठीक है। तो हमारे जो इंडियंस थे इनका लार्जर प्रोपोर्शन था ब्रिटिश आर्मी में। कहीं कहीं तो ये प्रोपोर्शन इतना भयंकर था कि 4000 सोल्जर पे एक ब्रिटिश सोल्जर हुआ करता था, 4000 इंडियन सोल्जर पे एक ब्रिटिश सोल्जर हुआ करता था। डलहौजी ने रिकमेंड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स होने चाहिए इंडियन आर्मी में, मतलब वो आर्मी जो ब्रिटिशर्स मेंटेन कर रहे हैं उसमें ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स हों। ऐसा रिकमेंडेशन किसने दिया? डलहौजी ने दिया, ठीक है। पर ऐसा हो ना पाया,
ऐसा कभी हो नहीं पाया। और इसी वजह से जब 1857 का रिवोल्ट होगा तो हम देखेंगे कि बहुत ईजीली हमारे जो इंडियन सोल्जर्स होंगे वो आर्म्स वगैरह को ले लेंगे, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फिर से डलहौजी ने क्या रिकमेंड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर हो उनको आर्मी में रिक्रूट करो, पर ऐसा कभी हो नहीं पाया। इस वजह से बहुत आसान हो गया था हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए कि वो आर्म्स उठा पाए, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्लीक प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, बहुत ही कम चांसेस होते थे हमारे इंडियंस के कि वो प्रमोट होकर हायर पोजीशंस तक जाएंगे। जितनी भी हाई पोजीशंस हुआ करती थी, ये सारी की सारी हाई पोजीशंस जो थी वो रिज़र्व की जाती थी। एम्प्लॉयमेंट में जितनी भी हायर पोजीशंस थी वो रिज़र्व होती थी ब्रिटिशर्स के लिए, भले उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो, कितने गेले पेले क्यों ना हो, पर क्योंकि वो ब्रिटिश थे तो वो हायर रैंक तक जा सकते थे। जो इंडियन सोल्जर्स थे फॉर्मली ऑक्यूपाइंग हाई पोजीशन इन द आर्मीज ऑफ नेटिव प्रिंसेस। ठीक है बेटा, वो इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने अच्छी खासी पोजीशंस एक्वायर की हुई थी नेटिव प्रिंसेस की आर्मीज़ में, मतलब जैसे हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे, जैसे हम जैसलमेर की बात करें या हम बंगाल की बात करें, तो यहाँ पर जो टॉप नॉच ऑफिशियल हुआ करता था इंडिया का, उसको भी सिर्फ सूबेदार की रैंक दी जाती थी। इससे ज़्यादा सूबेदार की रैंक से कोई ऊपर इंडियन जा नहीं सकता था। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, वो इंडियन सोल्जर्स जो फॉर्मली ऑक्यूपाई कर चुके थे हाई पोजीशंस को आर्मीज़ में, किसकी आर्मीज़ में, नेटिव प्रिंसेस की आर्मीज़ में, उन्हें भी सूबेदार की रैंक तक ही पहुंचने दिया जाता था, कभी उससे ऊपर नहीं। जो फ्यूचर था इंडियन सोल्जर्स का वो बहुत ज़्यादा डार्क था, ब्लीक था, क्योंकि कोई चांसेस थे ही नहीं प्रमोशन के। डेप्रिवेशन ऑफ अलाउंसेस, ठीक है बेटा, जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपांशन होता रहा इंडिया में, वैसे वैसे हमारे भारतीय सिपाहियों की कंडीशन और एडवर्स होती गई, एडवर्सली इफेक्ट करती गई। द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया, जैसे जैसे ब्रिटिश डोमिनियन इंडिया में एक्सटेंड कर रहा था, ये एडवर्सली इफेक्ट कर रहा था हमारे इंडियन सोल्जर्स की कंडीशन को। दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज अवे फ्रॉम देयर होम्स, उन्हें अपने घर से बहुत दूर जा कर के अपनी सर्विसेज देनी पड़ती थी और उसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता था। विदाउट मतलब के बिना, एक्स्ट्रा पे के बिना उन्हें अपने घरों से दूर रखा जाता था, उन्हें कोई एडिशनल भत्ता नहीं मिलता था, फॉरेन सर्विस अलाउंसेस नहीं मिलते थे। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, एक और बुरा काम हुआ हमारे इंडियन सोल्जर्स के सामने कि पोस्ट ऑफिस एक्ट आ गया कब, 1854 में, 1854 में, 1857 की लड़ाई के मात्र 3 साल पहले 1854 में क्या आया, पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। कब आया, 1854 में। उसने वो सारे प्रिविलेजेस विड्रू कर लिए, ले लिए हमारे इंडियन सोल्जर्स से। पहले वो फ्री में, मतलब आसानी से चिट्ठियाँ पहुंचा सकता था अपने घर में, उसको कोई चार्जेस लगते थे, फ्री में पहुंचा देता था, पर अब ऐसा कोई प्रिविलेज उसके पास नहीं होगा। ये प्रिविलेज विड्रू कर लिया गया ऑफ फ्री पोस्टेज एंजॉयड बाय सिपाही। पहले सिपाही फ्री पोस्टेज करते थे, पर अब उनसे ये प्रिविलेज भी ले लिया गया। 6th पॉइंट, फॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स। ट्रूप का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर नहीं था बेटा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कुछ प्लेसेस होते हैं ना जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है स्ट्रेटेजिकली, उन प्लेसेस पे जैसे दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, यहाँ पर कोई ब्रिटिश आर्मीज़ होती ही नहीं थी, ये पूरी तरह किसी कंट्रोल में थे, इंडियन सोल्जर्स के कंट्रोल में थे। इसके तो बेटा स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे तो इंडियंस थे ही थे। इसके अलावा इंग्लैंड बहुत सारे आउटसाइड वॉर में भी इंगेज था, जैसे पर्शियन वॉर, क्रीमियन वॉर और चाइनीज़ वॉर। तो इंडियन सोल्जर्स ये सोचते थे कि जब भी ब्रिटिशर्स डिफ़िकल्टी में होंगे तो इंडियन एम्पायर को इंडिया में संभालेंगे तो हम ही ना। तो वो उस टाइम का वेट ही कर रहे थे कि एक सूटेबल टाइम आए जब हम ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या करें, स्ट्राइक करें। नेक्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें मेजर सेटबैक्स थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। सेटबैक कैसे मिल रहे थे इनको, फर्स्ट अफगान वॉर के फॉर्म में मिले, पंजाब वॉर के फॉर्म में मिले, क्रीमियन वॉर के फॉर्म में मिले। तो जो ब्रिटिश आर्मी थी वो सफ़र कर रही थी मेजर रिवर्सेस से। पहला मिला उन्हें फर्स्ट अफगान वॉर में जो 39 से 42 तक चला, दूसरा पंजाब वॉर जो 1845 से 49 तक मिला, तीसरा क्रीमियन वॉर जो 1853 से 56 तक चला। 1855-56 में जो संताल ट्राइब्समैन थे बिहार के, बंगाल के, उन्होंने भी अपनी कुल्हाड़ी, बोझ, एक्सेस बोझ को उठा लिया और किसके खिलाफ खड़े हो गए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है।
और टेम्परली उन्होंने ब्रिटिशर्स को वहाँ से बाहर फेंक दिया। सच में जब संथाल ट्राइब्समैन जो बिहार और बंगाल के थे उन्होंने अपने एक्सेस, बोझ, तीर कमान, कुल्हाड़ी को उठाया किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो टेम्परली उन्होंने अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा ही दिया था, ठीक है। पर बाद में ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया संथाल अपराइजिंग को। तो कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी, पहली अफगान वॉर में, पंजाब वॉर में, क्रीमियन वॉर में, फिर संथाल ट्राइब्समैन में इन्हें भगाया। खैर बाद में इन्होंने संथाल को सप्रेस कर दिया। पर बेटा संथाल अपराइजिंग को तो पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। पर ये जो डिज़ास्टर था जिससे हमारे संथाल लोग सफ़र कर रहे थे, उसने एक मिथ्या को ब्रोक किया, तोड़ दिया। वो मिथ्या ये थी कि ब्रिटिशर्स वर इनविंसिबल। जब संथाल्स उन्हें मार के भगा सकते हैं, वो दूसरी जगह जाकर हार सकते हैं, तो वो इंडिया में भी हार सकते हैं। पहले ऐसे लगता था बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद कि ये इनविंसिबल हैं, पर ऐसा नहीं था। ये मिथ टूट गया। तोड़ने वाले कौन थे? संथाल। और इट फर्दर रिवील टू इंडियन सोल्जर्स, और इंडियन सोल्जर्स को ये पता चल गया कि ब्रिटिश आर्मी को हम हरा सकते हैं, बस हमको पूरी डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है। नेक्स्ट है बेटा लोअर सैलरीज। जो वेजेस हुआ करते थे हम इंडियन सोल्जर्स के, वो इनएडिक्वेट थे, पर्याप्त नहीं थे। वो अपनी फैमिलीज़ को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर पाते थे। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्हें ज़्यादा ज़्यादा सैलरी मिलती थी, और ज़्यादा मतलब कितनी 8 टाइम। जैसे हमारे व्यक्ति को 400 रुपये मिलता था, तो 8 टाइम मतलब 3200 रुपया मिलता था किसको? अंग्रेज़ों को। तो इंडियन सोल्जर्स को इससे भी बड़ी परेशानी थी कि भाई काम हम ज़्यादा कर रहे हैं पर पैसा अंग्रेज़ों को ज़्यादा मिल रहा है। बेटा अब इमीडिएट कॉज से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेटा अब हम इमीडिएट कॉज को डिस्कस करेंगे, त्वरित कारण। देखो बहुत सारे कारण हमने पढ़ लिए, इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, पर एक जो मेन रीज़न होगा जिससे चिंगारी मतलब जिससे आग पकड़ेगी, वो कौन सा कारण होगा? देखो अब तक हमने देखा कि लोगों के अंदर बारूद तो भर चुका है अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, पर अब उस बारूद को चिंगारी की ज़रूरत है। तो वो चिंगारी बनेगी कौन? एनफील्ड राइफल। 1856 में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड करती हैं कि अब हम रिप्लेस कर देंगे, किसको रिप्लेस कर देंगे? ओल्ड फैशन मस्कट, जिन्हें हम ब्राउन बेस भी कहते थे, ब्राउन बीस कहते थे। ओल्ड फैशन मस्कट जो थी उन्हें अब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ रिप्लेस करना चाहती थी, किसके साथ? एनफील्ड राइफ़ल के साथ। पर एनफील्ड राइफ़ल में एक प्रॉब्लम थी, जो ही चिंगारी बनेगी वो ये प्रॉब्लम थी कि जब आपको इसको लोड करना होता था तो इसका जो कार्टेज होता था उसको मुंह से काटना पड़ता था बेटा। उसके ऊपर जो टॉप ग्रीस पेपर लगा होता था उसको दांतों से फाड़ना पड़ता था, है ना, बाइट ऑफ करना पड़ता था, तब जाके आप उसको लोड कर पाते थे। जनवरी 1857 में क्या हुआ? एक र्यूमर उड़ा कि भाई ये जो ग्रीस पेपर है जिसको हम दांतों से काट रहे हैं, ये किससे बना हुआ है? काऊ फैट से और पिग फैट से। फिर से ध्यान से सुनो, 1856 में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ कहती हैं कि अब हम ओल्ड फैशन मस्केट को, जिन्हें ब्राउन बेस भी कहते हैं, उसे हम रिप्लेस कर देंगे किससे? एनफील्ड राइफल से, है ना। लोडिंग प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम थी एनफील्ड राइफल की कि इसके कार्टेजेस को मुंह से काटना पड़ता था, उसके ऊपर जो टॉप ग्रीस पेपर रखा रहता था उसको मुंह से काटना पड़ता था। तो 1857 जनवरी में ये र्यूमर या अफवाह उड़ गई कि भाई ये जो ग्रीस्ड कार्टेजेस जिसको हम मुंह से काट रहे हैं वो काऊ फैट और पिग फैट से बनी हुई है। कहाँ पर उड़ी ये अफवाह? बंगाल रेजिमेंट में। 1857 जनवरी बंगाल रेजिमेंट में एक अफवाह उड़ गई कि जो कार्टेज को हम मुंह से काट रहे हैं वो सूअर के मांस से और गाय के मांस से बनी हुई है, बीफ और पोर्क से बनी हुई है। जो सिपाही थे वो इस बात से बिल्कुल कन्विंस हो गए कि भाई ये जो नई राइफ़ल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये डेलिब्रेटली किया है, जानबूझ के किया है, जिससे कि ये हिंदू धर्म को डिफाइल कर सकें, मुस्लिमों को डिफाइल कर सकें, है ना, हमें धर्म भ्रष्ट करा सके हमारा। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ये समझने लगे कि ये जो नई कार्टेज का इंट्रोडक्शन हुआ है जिसमें ग्रीसिंग की हुई है काऊ फैट की और पिग फैट की, ये जानबूझ के की गई है हमें अपवित्र करने के लिए, हमारा धर्म भ्रष्ट। डिफाइल करने का मतलब होता है अपवित्र करना, तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, हमें अपवित्र करने के लिए अंग्रेज़ों ने जानबूझ के किया है बेटा। तो बेटा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही चिढ़े हुए थे कि भाई ये क्या है, हिंदू तो ना ही तो गाय खाता है ना ही तो सूअर खाता है, दोनों ही खाता है। फिर मुस्लिम तो सूअर का नाम भी लेना पसंद नहीं करते, तो वो दोनों बहुत चिढ़ गए। उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं यूज़ करेंगे ये कार्टेजेस को, और अगर आपने हमें मजबूर किया, फोर्स किया इनको यूज़ करना के लिए, तो हम अपराइजिंग कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इस विद्रोह की, इस अपराइजिंग की शुरुआत कैसे होती है। तो 26 फरवरी 1857 को
26 फरवरी 1857 को 19th नेटिव इन्फेंट्री जो होती है, 19th नेटिव इन्फेंट्री जो होती है, जो बहरामपुर में होती है बंगाल में, वो रिफ्यूज़ कर देती है। सबसे पहले 26 फरवरी 1857 को किसने यूज़ करने को मना किया? 19th नेटिव इन्फेंट्री ने, कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ की थी ये? बहरामपुर बंगाल की। तो रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया जाता है। रेजिमेंट को पूरी तरह डिसबैंड करने के बाद अंग्रेज ऐसा समझते हैं कि ये तो वार्निंग की तरह काम करेगा दूसरे रेजिमेंट्स के लिए। अब एक बार हम एक नेटिव इन्फेंट्री को पूरी तरह जब डिसबैंड कर देंगे तो दूसरी अपने आप ही चुप हो जाएंगी, वो लोग मना नहीं करेंगी यूज़ करने को, यूज़ कर लेंगी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को लग रहा था अब दूसरी रेजिमेंट चुप बैठ जाएंगी, वो चुपचाप से इस कार्टेज को यूज़ करने लग जाएंगी क्योंकि ये वार्निंग की तरह काम करेगा। 19th नेटिव इन्फेंट्री को बैन करना, उसको पूरी तरह डिसबैंड कर दिया था, है ना, नॉन फंक्शनल कर दिया था। जो सिपाही थे वो डर में थे कि भैया उनका धर्म, उनकी जाति पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, है ना, अगर वो इस ग्रीड कार्टेज को यूज़ करेंगे। तो इस वजह से जो मंगल पांडे थे, जो एक सिपाही थे, उन्होंने अटैक कर दिया बुरी तरीके से इसके ऊपर, एडजुटेंट के ऊपर। अब ये एडजुटेंट कौन होता था बेटा? ये असिस्टेंट हुआ करता था सीनियर ऑफिसर का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हुआ करता था सीनियर ऑफिसर का। तो इस एडजुटेंट के ऊपर अटैक किया किसने? मंगल पांडे ने। फिर से ध्यान रखना, एडजुटेंट का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, के सबॉर्डिनेट की तरह काम करने वाला। एक सीनियर ऑफिसर होगा, उसका सबॉर्डिनेट होगा एडजुटेंट। इसके ऊपर अटैक किसने किया बेटा? ये भी याद रखना, मंगल पांडे ने किया। मंगल पांडे किस नेटिव आर्मी से थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री। 19th इन्फेंट्री ने शुरुआत की बाइकआउट करने की कि भाई हम इसको यूज़ नहीं करेंगे ग्रीस कार्टेजेस को। अंग्रेज जब नहीं माने तो मंगल पांडे ने एक एडजुटेंट के ऊपर अटैक कर दिया। मंगल पांडे किस से बिलोंग करते थे? किस इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, जो बराकपुर की थी। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखना। पहला बाइकआउट, पहला मना किसके साइड से हुआ था? 19th नेटिव इन्फेंट्री से हुआ था, जो कहाँ की थी? बहरामपुर बंगाल की थी। फिर मना किसने किया? मंगल पांडे ने किया। उसने एडजुटेंट के ऊपर अटैक कर दिया। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री से, जो कहाँ की थी? बराकपुर की थी। कब किया इन्होंने? मार्च 29, 1857। पहला मना हुआ था फरवरी 26 को। फिर मंगल पांडे ने मना किया कब? मार्च 29 को। क्लियर है? मंगल पांडे को कौन सा अंग्रेज छोड़ने वाले थे? उन्होंने मंगल पांडे को उठा के फांसी पे लटका दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। पहले उसका कोर्ट मार्शल किया, फिर उसे फांसी पे लटका दिया। ठीक है, पर जो सिपाही दोस्त उसके रह गए थे, जो ये सब देख रहे थे कि मंगल पांडे ने कितनी जाबाजी से ये सब कुछ किया, तो उन लोगों ने मंगल पांडे को क्या घोषित कर दिया? सिपाही। तो फेलो सिपाही के लिए तो ये क्या बन गया बेटा? मार्टर। ठीक है, एक शहीद की तरह लोग उसको ट्रीट करने लगे, कैसा व्यक्ति जो अपने प्रिंसिपल्स के लिए मर गया, मार्टर। ठीक है, तो दोनों में ज़रा डिफरेंस याद रखना बेटा। पहला जो व्यापक रूप से मना किया गया था इस एनफील्ड राइफल को यूज़ करने के लिए, वो किया गया था 26 फरवरी 1857 को। किसने किया था? 19th इन्फेंट्री जो थी, 19th नेटिव इन्फेंट्री जो थी बहरामपुर की, उसने। बाद में मंगल पांडे ने भी मना कर दिया कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे बेटा? 34th नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे। इन्होंने कब मना किया? मार्च 1857 को। ठीक है, और इस वजह से इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब मेन इवेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कब? हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, पार्ट 3 में।